हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, हम आपके लिए स्टैंडर्ड नाइन्थ के सिविक्स के यानी कि राजनीति शास्त्र के अलग अलग चैप्टर्स को लेकर आएंगे। और अभी हमारे चैनल पे अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। और चलिए स्टार्ट करेंगे हम आज का चैप्टर जो आपको दिख रहा होगा, समकालीन दुनिया में लोकतंत्र। ठीक है, तो इस टॉपिक को कंसिडर करते हुए चलेंगे, हम समझते हुए चलेंगे कि हाँ ये क्या है। सबसे पहले आपके दिमाग में आया होगा कि ये लोकतंत्र क्या है। जैसा कि आपको पता है, आपने पिछली कई क्लासेस में देखा होगा या फिर पढ़ने की कोशिश भी की होगी, मिला भी होगा ये शब्द जिसका नाम है लोकतंत्र। ये लोकतंत्र वैसा शब्द है जो असल मायने में एक राजनीति का तरीका है। आप राज कैसे करते हो उसका तरीका है लोकतंत्र। ठीक है, अब इस पूरे के पूरे 9वीं कक्षा में हम लोकतंत्र और उसके चलने के तरीके को समझेंगे कि लोकतंत्र क्या होता है, यह किस प्रकार चलता है, इसको बेहतर कैसे बनाया जा सकता है और इसमें कौन कौन सी चीजें अच्छी मानी जाती हैं। ठीक है, तो इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। हमें सबसे पहले यह जानना पड़ेगा कि आज लोकतंत्र कैसा है, क्या है, वो जानेंगे। फिर हम उसके अगले चैप्टर में जानेंगे कि लोकतंत्र क्या है, फिर उसके अगले में देखेंगे कि लोकतंत्र कैसे चलता है, फिर उसके आगे, फिर उसके आगे। तो ये जो हमारा चैप्टर है, समकालीन दुनिया में लोकतंत्र, जो देख रहे हैं, ये असल मायने में आपको लोकतंत्र की शुरुआत की कहानी बताता है कि हाँ ये एक चीज है जो पैदा हुई है, कहीं पे पैदा हुई है और उसके बाद ये आगे बढ़ रही है। उसके पैदा होने का सेंटर दिखाता है कि हाँ ये लो, ये लोकतंत्र आ गया, अब इसको लेकर चलिए आप कैसे चलते हैं। ठीक है, समझिएगा। इसमें लिखने लायक बातें बहुत ही कम है, बल्कि समझने लायक बातें बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, तो उसको हम कंसिडर करते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले अगर आपको कोई आके बोले कि इसको बताओ ये क्या है, तो आप क्या बोलोगे? ये जो मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है ये क्या है? तो आप क्या बोलोगे? ये बोलोगे कि ये स्केच है, ये लिखता है। लेकिन कोई आके आपसे सीधा पूछेगा कि इसकी परिभाषा बताओ, कि हाँ स्केच क्या होता है, इसकी परिभाषा बताओ, इसको परिभाषित करो। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपसे बस ये पूछेगा कि व्यवहारिक टर्म में बताओ, व्यवहारिक रूप पर ये क्या है, इसका यूज कैसे हो सकता है, ये आप क्या क्या कर सकता है, ये चीज क्या क्या कर सकती है, इसके बारे में बताओ। तो आप उसके बारे में बता देते हो। लेकिन क्या आपसे कोई आकर पूछता है कि स्केच की परिभाषा बताओ? नहीं। वैसे ही लोकतंत्र में पहले आप उसको व्यवहारिक रूप पर समझ लीजिए कि लोकतंत्र कैसा है, कैसे चलता है। उसके बाद हम उसकी परिभाषा, उसके आंतरिक अध्ययन में घुसेंगे और पढ़ने की कोशिश भी करेंगे। हम समझेंगे इसको। इसके लिए हमें लोकतंत्र की शुरुआत से गुजरना होगा। दुनिया में लोकतंत्र का जन्म, हम स्टार्टिंग करते हैं। टॉपिक का नाम लोकतंत्र, तंत्र का जन्म। लोकतंत्र का जन्म कैसे हुआ, लोकतंत्र का जन्म, इसको हम पढ़ेंगे। इसको पढ़ते हुए आगे चलेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं लोकतंत्र का जन्म कैसे हुआ। तो चलिए, जैसा कि आपको पता है, यह एक शासन की व्यवस्था है। इसकी परिभाषा हम नहीं लेंगे, लेकिन इसका कुछ एक रूप अध्ययन जरूर पढ़ते हुए चलेंगे। लोकतंत्र का जन्म, लोकतंत्र, ये एक संस्कृत शब्द है, देख के लग रहा है। लोक का मतलब क्या होगा? लोग या जनता, लोग या जनता। और तंत्र मतलब क्या होगा? जनता। और तंत्र मतलब व्यवस्था, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सिस्टम। ठीक है, यानी लोगों का या जनता का, जनता की व्यवस्था, मतलब इन लोगों ने जो सिस्टम बनाया है उसे लोकतंत्र कहते हैं। यानी लोग जो व्यवस्था करके रहते हैं, लोग जो व्यवस्था करके नियम कानून बनाते हैं। आपके घर पे भी तो व्यवस्था हुई होगी ना। लोग कहते हैं ना कि अरे ये नहीं मिला, अच्छा कोई बात नहीं, मैं इसका व्यवस्था करता हूँ, यानी मैं उसके सिस्टम का कोशिश करता हूँ, ढूंढता हूँ। तो वैसे ही लोगों की व्यवस्था को लोकतंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? लोगों की व्यवस्था को लोकतंत्र कहते हैं। बहुत अच्छा। लोकतंत्र की बात कर ही रहे हैं तो लोकतंत्र का जन्म हमें जानना बहुत जरूरी होगा कि लोकतंत्र का जन्म कहाँ हुआ था, यानी लोगों की शासन की व्यवस्था का जन्म कहाँ हुआ था। इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, थोड़ा नहीं, इन सभी चीजों से पीछे जाना पड़ेगा। इन चीजों से पहले
क्या व्यवस्था हुआ करती थी। मतलब आज तो हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां लोग शासन करते हैं, वोट देते हैं और चुनाव बना के अपनी सरकार चलाते हैं, वो हो गया लोकतंत्र। लेकिन इनसे पहले कौन सी व्यवस्था हुआ करती थी, इससे भी पहले कौन सी व्यवस्था हुआ करती थी, इससे पहले होता था राजतंत्र। क्या होता था, राजतंत्र। मतलब राजा की व्यवस्था, यानी जहां राजा रहते हो और सारा कारभार कौन संभालता हो, राजा। ये संस्कृत शब्द है, तोड़ो। राजा और की और तंत्र मतलब व्यवस्था, मतलब राजा की व्यवस्था। ये लोग राजा की तरह कैसे रहते थे, मतलब इनका मूवमेंट कैसा था, इनका चलने का तरीका, ये सब कैसे करते थे। ठीक है, बहुत ही आराम से हम इसको समझते हुए चलेंगे। ये राजतंत्र हुआ करता था। राजा अपनी मर्जी के सारे नियम कानून लगाता था, अपनी मर्जी से नियम बना सकता था। आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं। राजा अपनी मर्जी से नियम बनाते हैं, वो जिनको चाहे उनको सजा दे सकते हैं, वह लोगों के प्रति कोई उत्तरदायित्व तो नहीं रखते हैं। इतनी सारी बुराइयां, अगर हम इसके इवल परिणामों के बारे में बात करें ना, कि यह बुरे दुष्परिणाम क्या क्या थे राजतंत्र के। सबसे पहले, जनता के प्रति कोई जवाबदारी नहीं होती थी। सबसे प्रमुख उदाहरण ही होगा कि जनता के प्रति लोकतंत्र की कोई जिम्मेदारी या जवाबदेही नहीं होती थी। इसमें क्या होता था, इसमें क्लियर कट शब्दों में कहा जाता था कि हम आपके प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हम आपके प्रति जिम्मेदार नहीं है, आप हमारे प्रति जिम्मेदार है। यानी राजा अगर कोई गलती करता है तो उसके बदले पूरा देश भोगेगा, लेकिन पूरा देश गलती करता है तो राजा नहीं भोग सकते हैं, ऐसे करके बात होती थी। दूसरा, जनता का विकास या भलाई के लिए कोई नियम विशेष नहीं हुआ करता था कि हाँ राजा बने हैं तो हमारा प्राइम काम क्या होना चाहिए, प्रमुख काम क्या होना चाहिए कि हम जनता की भलाई करें। ऐसा कोई नियम नहीं था। राजा की इच्छा के अनुसार अगर जनता की भलाई करना चाहेगा तो वो कर सकता है, अगर नहीं चाहेगा तो नहीं कर सकता है। तो दो टर्म हो गए इसके बुरे। तीसरा, कर की कोई व्यवस्था, मतलब कर जिसको टैक्स कहते हैं, जनता से जितना मन करे उतना पैसा ले सकते हैं, ये एक बुरी बात थी। और बुरी बातों की लिस्ट इधर बहुत बड़ी है। अलग अलग कारण से लोग इससे क्या हो गए, परेशान हो गए। राजतंत्र की व्यवस्था से लोग परेशान हो गए कि राजा कैसे हमको ना बोलने दे रहे हैं। अभी तो इसमें ऐसी ऐसी व्यवस्था आती थी ना, जहां पे राजा के खिलाफ में अगर आप कुछ बोल दीजिएगा तो आपको फांसी की सजा हो जाती थी। या फिर राजा ने जिन कपड़ों को डिसाइड किया है कि यह कपड़े पहनने हैं और आप उसके अगर विरोध में दूसरे कपड़े पहन लेते हो, जैसे राजा ने कहा कि धोती कुर्ता पहनना है तो सभी लोगों को धोती कुर्ता ही पहनना है। अगर किसी ने कुछ और पहना तो उसको फांसी की सजा हो जाएगी। ऐसी करके व्यवस्थाएं थी। अभी हम आएंगे इतिहास के सेक्शनों में, तो इतिहास के वर्ग में जब आइएगा तो उसमें आप देखिएगा कि इतनी गहराई से बातों को समझाया है इन लोगों ने, क्लियरली कहा है कि राजा की मर्जी के अनुसार ही सभी कार्य व्यवस्थाएं होती हैं। और इतनी सारी बुराइयों के ऊपर लोग डरते गए, दबते गए, लड़ते गए और लड़ते 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 लोग कोशिश करते थे। अब मैं ही मान लो, मैं ही राजा का विरोध करना चाहूं तो क्या कर सकता हूं, राजा के विरोध में कुछ बोलूंगा। मैं जैसे ही बोलने आया, मैंने बोलना शुरू किया, राजा के सैनिकों को पता चला, राजा के सैनिक आए, मुझे पकड़ कर ले गए, सूली पर चढ़ा दिया, मर गई, मृत्यु हो गई। तो मैं बोल नहीं पाया, ऐसे हजारों लोग नहीं बोल पाए, और इसी के तरफ में क्या हो गया, ऐसे बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, और लोग बोलते ही नहीं पा रहे थे। लेकिन 1500 लोग एक साथ जब इकट्ठा होने लगे तब लोगों को लगा कि बा राजा की व्यवस्था जरूरी नहीं है, इससे अच्छा तो हम अपने घर पे रहें, कोई जरूरत नहीं है, कोई हमें राजा की जरूरत नहीं है। और धीरे 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 राजतंत्र से, एक राजतंत्र के दुष्परिणामों से किसका जन्म हुआ, लोकतंत्र का। राजतंत्र के दुष्परिणामों ने किसका जन्म दिया, लोकतंत्र का। और इसके जन्म की बात करें तो उसका जन्म कहाँ हुआ था, वो हम अभी आएंगे वहां पर। लेकिन ये बात तो समझ में आई ना कि राजा की व्यवस्था की जितनी बुराइयां थी उनसे बचने के लिए लोगों ने कहा कि माफी करिए, हमको राजा चाहिए ही नहीं, हम अपने आप में सक्षम हैं। आपका मालिक आपको रोज डराता है, धमकाता है, आपसे जबरदस्ती काम करवाता है, तो वो क्या हो गया, आपके प्रति एक बुरे टर्म हो गए। लेकिन अगर आप कहोगे कि मुझे मालिक की जरूरत ही नहीं है, मैं अकेले ही काम कर सकता हूं, मेरा सब कुछ अकेले ही मैनेज हो सकता है, तो आप
क्यों जाओगे? तो इसी वजह से लोकतंत्र का जन्म हुआ कि राजा की व्यवस्था की जरूरत क्यों है? राजा ना हमें सैनिकों से बचा रहा है, ना हमारी भलाई कर रहा है, ना हमें दुश्मनों से बचा रहा है, ना हमारे साथ अगर कोई चोरी वगैरह हो जा रही है तो दंडित कर रहा है। तो इन सभी चीजों में से कुछ भी अच्छा नहीं कर पा रहा राजा, तो क्या करेंगे हम राजा रखकर? और इसी वजह से ये जो धार्मिक व्यवस्था थी, इन सभी चीजों को छोड़ दिया गया और क्लियर कट कर दिया गया कि नहीं, नहीं हो सकता ऐसा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम रही इतने में? नहीं ना। तो इतनी व्यवस्थाओं के बाद किसका जन्म होगा? लोकतंत्र का। तो लोकतंत्र का जन्म अब कहाँ हुआ, उसके बाद लोकतंत्र कैसे बड़ा हुआ, वो सब देखते हैं, आइए। तो लोकतंत्र का जो जन्म है ना, इस घटना के बारे में अगर हम बात करनी शुरू करें तो इसकी शुरुआत की कहानी बहुत पीछे नहीं जाती है, कुछ ज्यादा पीछे नहीं जाती है, बस कुछ 300 साल पीछे जाकर रुक जाती है। और जहां से हमें इसके जन्म के बारे में पता चलता है कि लोकतंत्र का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था। लोकतंत्र के जन्म की जो कॉन्सेप्ट थी ना, लोकतंत्र का जो अवधारणा थी, इसकी इसकी शुरुआत जो थी वो कहाँ हुई थी? अमेरिका में हुई थी। कहाँ? अमेरिका। कहाँ हुई थी? अमेरिका। अमेरिका के जब 13 छोटे छोटे राज्य, जो गुलाम राज्य थे, गुलाम राज्य, उन्होंने क्या किया? खुद को आजाद घोषित कर दिया और खुद पर अपने शासन व्यवस्था को जन्म दिया। कितने राज्य थे ये? 13 राज्य थे जिन्होंने खुद की शासन व्यवस्था को जन्म दिया। उसके बाद ये अवधारणा दुनिया में आ गई कि लोकतंत्र नाम की भी एक व्यवस्था हो सकती है जो दुनिया को चलाएगी, जो मेंटेन करेगी हमारे शासन प्रशासन के नियमों को, हमारी व्यवस्थाओं को, कि चीजें कैसे चलेंगी। अब जब अमेरिका में रेवोल्यूशन आया, अमेरिका में जब लोकतंत्र का आगमन हो गया, तो कुछ यूरोपीय देश जो अमेरिका से ज्यादा ही जुड़े हुए थे, उन पर भी इसका असर देखने को मिलने लगा। और उन यूरोपीय देशों में अगला ही वर्ग कौन सा आता है? उन यूरोपीय देशों में अगला वर्ग आता है फ्रांस। फ्रांस। फ्रांस में भी इस चीज की का जन्म हो गया। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था जो थी वो हमारी फ्रांस में भी आ गई। और उस व्यवस्था के बाद, उस व्यवस्था के क्रम में हमने लोकतंत्र का जन्म फ्रांस में, यूरोप में होते हुए देखा। अमेरिका एक अलग द्वीप समूह है, लेकिन फ्रांस में जब ये आया तो उसके बाद इसका रियल जन्म माना जाता है। मानो तो वो उस दिन पैदा हुआ था और उसके बाद उसकी क्या बोलते हैं, उसके आगमन पे वेलकम कब किया गया? फ्रांस में वेलकम किया गया। तो 1774 में, 1774 में इसका जन्म हो गया था, लेकिन 1789 में ये पहली बार बढ़ने लगा कि हाँ, अब लोकतंत्र आ गया है। लोकतंत्र आ गया है। कैसे आया फ्रांस में लोकतंत्र का जन्म हुआ? फ्रांस में लोकतंत्र का जन्म कैसे हुआ? जब राजतंत्र की व्यवस्था को जनता ने उखाड़ दिया। ये जो राजतंत्र की व्यवस्था है, इसको जनता ने उखाड़ दिया, हटा दिया। जनता कैसे उखाड़ सकती है किसी चीज को? हटा सकती है। कैसे हटा सकती है? एक ही तरीका है जिसके जरिए जनता काम करती है। और उस जनता के काम का मतलब क्या होता है? आंदोलन। क्या होता है? आंदोलन। जनता आंदोलन करती है और उसी के जरिए सब काम होते हैं जनता के। ठीक है, जनता ने आंदोलन किया, कहा महाराज आप गद्दी छोड़िए, नहीं तो आपके विरोध में कार्रवाई की जाएगी, नहीं तो हम आपका घर तोड़ देंगे, महल तोड़ देंगे। इस टाइप की व्यवस्था। महाराज के पास सैनिक थे, लेकिन क्या इतने सैनिक थे जो पूरे देश की जनता को रोक सके? नहीं थे। इसी वजह से फ्रांस के राजा ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया और 1789 में के बाद से लोकतंत्र का जन्म हो गया। और इसके बाद इस घटना को क्या कहा जाता है? इसके बाद से जो लोकतंत्र का प्रसार निकला है, उसके बाद वो ब्रिटेन गया है। फ्रांस में बार बार लोकतंत्र आता है और राजा उस पर मौका देख के इसको हटा के फिर से राजतंत्र बना लेते हैं। फिर राजाओं को हटा दिया जाता है जनता द्वारा आंदोलन करके और लोकतंत्र लाया जाता है। लोकतंत्र अच्छे से चलता है, लेकिन जैसे ही लोकतंत्र में थोड़ी सी कमजोरी आती है, कोई ना कोई फिर से एक ताकतवर इंसान आता है, मारता है और राजतंत्र में पहुंच जाता है। फिर राजतंत्र कमजोर होता है तो जनता आंदोलन करती है,
और लोकतंत्र लाती है, फिर कोई मजबूत राजा, राजतंत्र। तो ये एक चक्र है जो चलते रहेगा। किस प्रकार का चक्र है? ऐसा चक्र है, ठीक है। लोग राजा राज करेगा, राजा कमजोर होगा, जनता उखाड़ के फेंकेगी और जनता लोकतंत्र लाएगी। लोकतंत्र चलेगा, लोकतंत्र राज करेगा, लोग कमजोर होंगे तो राजा मजबूत हो जाएगा। कोई ना कोई, मान लो हम ही, अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो कि एक राजा थे, उन्होंने राजतंत्र चलाया, उनके बेटे आए तो वो कमजोर राजतंत्र हो गया, तो वहां पर लोगों ने, जनता ने आंदोलन कर दिया और दूसरी पीढ़ी आते आते लोकतंत्र आ गया। अब अगले वाले जो राजा हैं वो तो राज कर नहीं पाए, उनके बाद वाले राजा मौका का इंतजार किए। जैसे ही लोकतंत्र कमजोर हुआ, तीसरे नंबर वाले राजा ने अटैक किया और फिर से राजतंत्र को जन्म दिला दिया। राजतंत्र चला, चौथे राजा, पांचवें राजा तक चला, छठा जैसे ही वंश आया ना राजा का, फिर कमजोर हो गया, फिर ऐसे ही करके ये एक गोला है जो चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है। इसी व्यवस्था को कि हाँ अभी लोकतंत्र 1789 के बाद जन्म हो गया और इसके बाद हर देश में छोटे 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 इलाकों में फैलने लगा ना, इसको क्या नाम दिया गया? इसको दिया गया लोकतंत्र के जन्म का प्रथम चरण। क्या कहा गया? प्रथम चरण। कि लोकतंत्र पूरी दुनिया में कैसे फैला? तो प्रथम चरण आया, उसके बाद फैला, और लोकतंत्र फैलते रहा, फैलते रहा, फैलते रहा। यह कितने साल चला? यह चला, लोकतंत्र का प्रथम चरण जो था वो कब से कब तक चला? 1789 से लेकर 1945 तक। इतने साल तक लोकतंत्र आता था, जाता था, आता था, जाता था। इसमें पूरे दुनिया के सिर्फ 12% देशों में लोकतंत्र आया था। कितने प्रतिशत देश? 12% देशों में लोकतंत्र आया था। इतने साल रहा, सोचो, 150 साल रहा, और 150 साल रहने के बावजूद भी सिर्फ 12% देशों में ही लोकतंत्र आ पाया था। कितने प्रतिशत? 12%। क्यों? क्योंकि ये चरण में उस वक्त ना न्यूज़पेपर मौजूद, अब खुद सोच लो, ना उस वक्त न्यूज़पेपर, ना टेलीफोन, लोगों को पता कैसे चलेगा कि लोकतंत्र एक कॉन्सेप्ट है? किताबें आती थी और किताबों को समुद्र से लाया जाता था। 6 महीने, साल भर बाद वो किताब आती थी, एक आदमी पढ़ता था, फिर वो किताब आगे बढ़ती थी और 10 साल लग जाते थे एक सोच को आगे फैलने में, एक चीज को आगे फैलने में। आज देखते हो, आज एक वीडियो वायरल होता है और कल या परसों तक पूरे देश में उसके बारे में लोगों को पता चल जाता है कि हाँ ये क्या है, क्या था, ठीक है। और वो व्यवस्था कैसे थी? वो बहुत पुरानी थी, उसमें चीजें जल्दी विस्तृत ही नहीं हो पाती थी, इसीलिए सिर्फ 12% देश ही लोकतांत्रिक हो पाए थे। और उसमें भी जो आते थे उसमें से भी कई बार कई देश लोकतंत्र को छोड़ देते थे, कुछ गड़बड़ हो जाती थी इसलिए छोड़ना पड़ता था, या कोई राजा हथिया लेता था इसलिए छोड़ना पड़ता था। तो बहुत सारी बातें हुआ करती थी जिसके वजह से लोकतंत्र हमारा इस व्यवस्था तक पहुंचा है और इस तरीके के योगदान दे रहा है, ठीक है। ये हमारे लोकतंत्र का प्रथम चरण था। अब मैंने यहाँ पर एक वर्ष लिखा है, बताओ तो कौन सा? 1945। ये लोकतंत्र के जन्म का दूसरा चरण की शुरुआत होगी। बताओ 1945 में कौन सी ऐसी घटना हुई थी जिसकी वजह से लोकतंत्र के दूसरे चरण का जन्म हुआ? लोकतंत्र अपने दूसरे चरण में पहुंचा। अभी ये इसका बचपन था, बचपन से अब आगे बढ़ेगा, फिर उसके बाद और आगे बढ़ेगा, फिर उसके बाद युवा अवस्था में जाएगा, फिर युवा अवस्था से कहां बढ़ेगा? आगे जाएगा और आगे और आगे, ऐसे बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो बताओ क्या हुआ था 1945 में जिसके वजह से लोकतंत्र का विस्तार काफी ज्यादा माना जाता है? तो 1945 में घटना हुई थी जो, उसके बारे में बात करते हैं। 1945 में, 1945 असल मायने में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े युद्ध का अंतिम वर्ष था। दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध मतलब द्वितीय विश्व युद्ध का अंतिम चरण कब चल रहा था? 1945 में। और इस वक्त क्या हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ था इस वक्त में, ठीक है। तो इन दिनों में ना ऐसे हालात थे कि द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पर जब युद्ध छिड़ा था उस वक्त सभी लोग
सत्ता, पावर हासिल करना चाहते थे। सबका मेन मकसद क्या था? शक्ति। कौन कितना ज्यादा शक्ति हासिल कर लेता है। और शक्ति आप कैसे हासिल कर सकते हो दुनिया में? शक्ति हासिल करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? कब्जा। आप शक्ति कैसे दिखा सकते हो? कब्जा करके। किन पर? देशों पर। देशों पर कब्जा करके। तो देशों पर कब्जा करके ये लोग क्या दिखाते थे? अपनी शक्ति दिखाते थे। और इस वजह से द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। किस वजह से? द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हुआ तो उस वक्त सबसे प्रमुख निर्णय यह लिया गया कि यह चीज बहुत बुरी है। शक्ति, देशों पर कब्जा करके दिखाना बहुत बुरी चीज है और इसको हमको खत्म करना होगा। कैसे खत्म कर सकते हो? देशों पर कब्जा करना छोड़ दो। और देशों पर कब्जा करने की यह व्यवस्था क्या कहलाती थी? उपनिवेशवाद। क्या कहलाती थी? उपनिवेशवाद। मतलब मैं इंग्लैंड ने भारत को उपनिवेश बना लिया। कहा कि हम यहां पर भी खर्चा करेंगे, यह जगह भी हमारी है। उसको अपना उपनिवेश घोषित कर दिया और उस व्यवस्था को क्या नाम दिया? उपनिवेशवाद। क्या नाम दिया? उपनिवेशवाद का नाम दिया। और इस प्रकार की व्यवस्था को जन्म दिया जिसके अंदर ये सभी की सभी घटनाएं होती थी, जिसमें क्लियरली कहा जाता था कि यह देश अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन द्वितीय विश्व जब खत्म हुआ तो उस वक्त क्लियरली कहा गया कि दुनिया के बड़े बड़े देश अब अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए यह नहीं करेंगे, यह नहीं करेंगे। यानी कि इसका अंत हुआ। यानी अगला जो हमारा बड़ा कंटेंट आया वो क्या आया? द्वितीय विश्व युद्ध का अंत तो हुआ ही, साथ ही साथ किसका समापन हुआ? तो इस पूरी की पूरी व्यवस्था का एक पूरे के पूरा मोटो ही खत्म होते हुए दिखा, जिसमें हम लोग क्या कह सकते हैं? उपनिवेशवाद का समापन देखने को मिला। क्या देखने को मिला? उपनिवेशवाद का समापन। अब इस पूरी व्यवस्था में एक चीज क्लियर हुई हमारे सामने कि उपनिवेशवाद का जब समापन हुआ ना तो जितने गुलाम देश थे उन्होंने क्या अपनाया होगा? राजतंत्र तो बुरा है, तो नई चीज को अपनाया होगा। और किसकी तरफ भागे होंगे? लोकतंत्र की तरफ भागे होंगे। और लोकतंत्र उनको कहां लाया होगा? एक अगले चरण की तरफ, जो हमारा क्या बना? जो बना हमारा द्वितीय द्वितीय चरण। क्या बना? द्वितीय चरण। 1945 से लेकर 1975 तक। ज्यादा दिन का लोकतंत्र का चरण नहीं था। कितने दिनों का था? 1945 से 1975 तक। और इतने ही दिनों में दुनिया के लगभग लगभग 65% देशों ने लोकतंत्र हासिल कर लिया। कितने प्रतिशत? 65% देश। कैन यू इमेजिन कितना बड़ा संख्या होता है 65%? आप सोच भी नहीं सकते इतनी बड़ी संख्या होती है 65%। यानी कि 200 देशों में से अगर हम 65% निकाले तो 130 देशों ने लोकतंत्र हासिल कर लिया। बहुत बड़ा नंबर है ये, बहुत बड़ा डिजिट है। आंकड़ा सोचो कितना बड़ा होता है। और इसी एक वजह से यह पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था चेंज हुई और एक नई व्यवस्था का जन्म हुआ जो लोकतंत्र का द्वितीय चरण दिखाता है। और इसी व्यवस्था पे हम लोग अभी तक चल रहे थे। कब तक? 1975 तक। 1975 में एक ऐसी घटना हुई जिसके बाद से लोकतंत्र का तीसरा चरण जन्म लिया और वहां से यह विस्तार आगे बढ़ा। आइए एक बार उस टॉपिक को भी देख लेते हैं कि लोकतंत्र का तीसरा चरण क्या था। तो तीसरे चरण का जन्म में एक बहुत ही बढ़िया घटना हुई जिसकी वजह से तीसरा चरण का जन्म हुआ। उस तीसरे चरण के जन्म के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो घटना थी वह क्या थी? वह थी 1975 के बाद हुआ वैश्वीकरण। वैश्वीकरण यह क्या होता है? वैश्वीकरण मत ज्यादा ध्यान दीजिएगा, हल्का सा ही ध्यान देना है। वैश्वीकरण मतलब दुनिया के सब देशों को आपस में कैसे ना कैसे करके जोड़ देने की व्यवस्था क्या कहलाती है? वैश्वीकरण। ठीक है, एक रास्ता इधर से या फिर एक रास्ता इधर से, कैसे भी करके दुनिया के सभी देश अगर आपस में जुड़ जाएं
तो उसको वैश्वीकरण बोलते हैं। वैश्वीकरण का मतलब रोड बनाना नहीं, वैश्वीकरण का मतलब व्यापार के जरिए, संघर्ष के जरिए, टेक्नोलॉजी के जरिए, मजदूरों के जरिए, संसाधन के जरिए, किसी ना किसी जरिए आप अगर दुनिया के सभी देशों को आपस में जोड़ देते हो तो हमारा वैश्वीकरण देखने को मिलने लगता है। और 1975 में हुआ क्या? वैश्वीकरण। और वैश्वीकरण की घटना होने के बाद यह चीज विस्तार में आई और हमारे लोकतंत्र का तीसरा चरण का जन्म हुआ, जो हम लोग आज देखते हैं, तृतीय चरण। तृतीय चरण चरण ये हुआ 1975 में और से लेकर अभी तक जारी है। अभी तक जारी है। इसमें वो सभी देश आ जाते हैं लगभग जिनमें लोकतंत्र है या लोकतंत्र जैसी चेष्टा है। ठीक है, उन सभी देशों को ये अपने साथ समाहित करते हुए चलते रहता है। ठीक है, एक बात ध्यान देने लायक याद रखिएगा इसमें कि इतनी जितनी भी घटनाएं यहाँ पर हुई हैं उन सभी घटनाओं में एक विशेष तौर पर व्यवस्था पाई जाती है और वही व्यवस्था इस पूरे के पूरे सिस्टम को कंडक्ट करा रही होती है। और वैश्वीकरण इसी के अंदर अभी कई सारे देश जैसे नेपाल हो गए, म्यांमार हो गए, पाकिस्तान हो गए, इन सभी देशों में दोबारा लोकतंत्र की स्थापना हुई है। इसकी एक खासियत यह है कि इसमें पुनर्स्थापन बहुत ज्यादा हुआ है। क्या? पुनर्स्थापन पुनर्स्थापन बहुत ज्यादा हुआ है। चीजों को, लोकतंत्र को फिर से रिस्टैब्लिश किया गया है। इसमें देशों की संख्या नहीं डिसाइड की जा सकती। क्यों? क्योंकि यह अभी भी जारी है और पूरी दुनिया के लोकतंत्र को फैलाने की इसकी एक चेष्टा है कि पूरी दुनिया में लोकतंत्र आए। और इस व्यवस्था को ही क्या कहा गया है? हमारे लोकतंत्र का एक ढांचा कहा गया है। यह हमारे समकालीन दुनिया के लोकतंत्र का एक सटीक उदाहरण है कि आज की दुनिया लोकतंत्र को कैसे एक्सेप्ट कर रही है। हम वहां थे जहां राजतंत्र हुआ कर रहा था, हम लोकतंत्र में आए, हमने फिर से राजतंत्र देखा, कोई बात नहीं, हमने राजतंत्र के दुख भी सहे, लेकिन उसके बाद फिर से जन्म हुआ किसका? उपनिवेशवाद का, जो एक बहुत ही बुरी व्यवस्था थी जिसके वजह से किसको जन्म देना पड़ा? द्वितीय चरण को। द्वितीय चरण चलते रहा चलते रहा चलते रहा चलते रहा चलते रहा चलते रहा और जैसे ही कमजोर हुआ ना 1975 आते आते एक नई व्यवस्था शुरू हो गई, उसका नाम था वैश्वीकरण। और उसकी वजह से हमारा एक बहुत ही अनोखा तीसरा चरण शुरू हो गया। और तीसरे चरण में अभी तक व्यवस्थाएं जारी हैं। अगर आज एक देश लोकतांत्रिक नहीं है तो दूसरे देश के लोग उसकी मदद करते हैं कि यह देश भी लोकतांत्रिक बने। भारत के बगल में अगर कोई देश में लोकतंत्र नहीं है ना, तो भारत की जनता, भारत की मीडिया, भारत के राजनेता कोशिश करते हैं कि उस देश में भी लोकतंत्र पहुंचाया जाए। क्योंकि किसी देश में एक समान सरकारें रहती हैं तो उनके बीच में डील करना, उनके बीच में समझौता करना आसान होता है, ना कि ये दो डिफरेंट सरकारों से। आपने सुना भी होगा गणित में कि समान चिन्ह वाले अंकों को जोड़ देना आसान होता है, वैसे ही समान सरकार वाले देशों से नियम बनाना या व्यापार करना या वैश्वीकृत होना आसान होता है। इसीलिए लोकतंत्र को विस्तृत किया जाता है। समझ में आया यह टर्म? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं रही इतने शब्दों में। अब हम मिटाते हैं और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं जिसको आपको अब बनाना है। ठीक है, अब हम थोड़ा दे दें क्वेश्चन, आइए। तो सबसे पहला सवाल जो किसी के दिमाग में आता है चैप्टर का नाम पढ़ के, वो क्या होगा? लिख लीजिए प्रश्न नंबर 1, जिसका नाम होगा लीजिए, लोकतंत्र क्या है? बस बहुत आसान सवाल है, मैंने सबसे पहले यही बताया था। इसको आप लोग फटाक से बना के दे दीजिएगा, बना लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल हमारे सामने आ रहा है। अगला सवाल जो है वो क्या होगा, जिसमें देखिए यह होगा कि लोकतंत्र का जन्म किन परिस्थितियों में हुआ था?
लोकतंत्र का जन्म किन परिस्थितियों में हुआ था? ठीक है, ये एक टर्म हो गया। अगला सवाल बहुत ही आसान है, लोकतंत्र का जन्म किन परिस्थितियों में हुआ था? यह बहुत ही आसान सवाल है, इसको आप लोग बना के जरूर आइएगा। ठीक है, और हम अब बहुत ही आसान सवाल की तरफ आते हैं। लोकतंत्र के विभिन्न चरणों का परिचय दें। ठीक है, यह एक सवाल है, लोकतंत्र के विभिन्न चरणों का परिचय दें। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा बता के लाइएगा। बस यही कुछ सवाल हैं जिनको आपको कल बनाकर आना है, और हम अगली वीडियो में मिलेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।